हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 3 से है। क्वेश्चन कहता है, कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ मेड ट्रेडिशनल डाटा इंडिकेटर्स रिडंडेंट ड्यू टू देयर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हाउ कैन वी एम्पावर decision makers to make decisions using data that captures smaller time frames। तो कोविड ने हमारे जो पारंपरिक डाटा संकेतक हैं उनको जो है निरर्थक बना दिया है। इस संदर्भ में हम निर्णायककर्ताओं को उस डेटा का उपयोग करने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं जो छोटे समय के फ्रेम को कैप्चर करता है। तो आप देखिए कि जो बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं वो बड़ा टाइम फ्रेम कैप्चर करते हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। कोई भी क्राइसिस आएगा तो उसके लिए हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, और क्विक डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमारे पास वो डेटा सेट होना चाहिए। तो ऐसे में हमें किस तरह के हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें डेटा को किस तरह से चेंज करना चाहिए जिससे कि हम क्विकर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। ये हमारा जो है डेटा मैनेजमेंट की बात आएगी यहाँ पर। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इस पर। इसको आप कहीं ना कहीं, जैसे पेपर 3 का कोई क्वेश्चन आता है तो इस वाले पर्टिकुलर जो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल, इस आर्टिकल को एज अ केस स्टडी के रूप में आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है स्पेशलाइज्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेपर नंबर 2 से। नेपाल्स क्लेम ऑफ लिपू लेक, कालापानी एंड लिम्बूधेरा आर अनटेनेबल एंड नॉट सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ, इलूसिडेट। तो नेपाल का जो लिपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा का दावा है वो अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित नहीं है, इसे स्पष्ट करें। तो आपने देखा होगा नेपाल जो है यूनिलेटरली कहीं ना कहीं एंटे को अप करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के जो वहाँ का रेडियो है उस पर कंटिन्यूसली एंटी इंडिया स्पीचेस जो है बोली जा रही हैं। कहीं ना कहीं नेपाल जो है चाइना को, अगर देखिए नेपाल जो है दोनों इंडिया और चाइना चाहिए एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही नेपाल इंडिया को काट देता है, चाइना ऑलरेडी जो है वहाँ पे एनक्रोचमेंट शुरू कर देगा। चाइना ने किया भी है। एक पर्टिकुलर गांव है रुई गांव, उसको चाइना ने जो है टेक ओवर कर लिया है, और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को छुपाने के लिए ही नेपाल ने कहीं ना कहीं अपना नक्शा चेंज किया है और सारा जो फोकस है वो इंडिया की तरफ डाल दिया है। तो ये जो इसके क्लेम्स हैं ये इंटरनेशनली सूटेबल नहीं है। ये जो क्लेम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत हैं अगर आप देखें इंटरनेशनल लॉ के द्वारा, और इसको आज हम देखेंगे कि क्यों ये गलत है इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे। तो हमने बहुत कुछ अभी तक पढ़ा है लिपू लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा के बारे में। हमने जो है अपनी जो है ज्योग्राफी, ट्रीटी ऑफ सगौली वगैरह सब कुछ देखा है हमने, इवन माइंड मैप उसका देखा था। बट ये जो इंटरनेशनल लॉ वाली बात है ये हमने पहले नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए इस वाले आर्टिकल को हम डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है। ये द हिंदू से लिया गया है, ऊपर वाला आर्टिकल आपका ORF से लिया गया है। अगर आपको ये आंसर्स ट्राई करने हैं तो आप आंसर्स आसानी से लिख सकते हैं। आप इनको जो है हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं help.civilstayari@gmail.com, या फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम के ग्रुप पर भेज सकते हैं @civilstayari ग्रुप। तो गाइस याद रखें @civilstayari ग्रुप। आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है अच्छी हम बीच बीच में जो भी हमारे जो वेबसाइट पे न्यूज़ अपडेट होता है वो डालते रहते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डालते रहते हैं। तो दोनों जगह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला आर्टिकल हमें देखना है, फास्ट डेटा फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग, द यूटिलिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसका समरी देखें तो ये आर्टिकल कहता है कि कोविड-19 का जो पैंडमिक है ये यूनिक चैलेंज हमारे लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए पोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एफिशिएंट एक्शन चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। इस तरह के क्राइसिस में जो है सही डेटा होना चाहिए, सही टाइम पर होना चाहिए, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगे। तो सही डेटा होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उनमें जो है काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। इसीलिए आपको क्या चाहिए, आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी और ग्रैनुलर डेटा चाहिए, मतलब कि छोटा डेटा चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में डेटा हो पर वो बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सके।
जिससे कि आप जो है एसेस कर सकें इकोनॉमिक इम्पैक्ट को और अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप कर सकें और रिकवरी का जो रोड है वो समझ सकें। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि पब्लिकली एक्सेसिबल मल्टी सेक्टोरल डैशबोर्ड बेस्ड ऑन सेक्टोरल और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है हमें बनाने होंगे, जिससे कि हम प्रॉपर और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट जो है 5-6 महीने हुए हैं जब पहला केस जो है कोविड-19 का रिपोर्ट हुआ था वुहान चाइना में। हालांकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं कि रिपोर्टिंग काफ़ी लेट आई है। एनीवेज ये इसके बाद जो पैंडमिक आया है इसने बहुत इनॉर्मस इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमारे लाइफ्स और लाइवलीहुड के ऊपर। माइग्रेंट्स जो है उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वो जो है पैदल चल पड़े थे अपने घरों के लिए, क्योंकि इनको सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई थी। उसी तरह से अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसने बताया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 24.3% जो है हो गया था 24 मई को, और ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा था। अप्रैल की जो फिगर्स थी वो 23.3% थी। तो पैंडमिक जो कि एक छोटे से जोग्राफिकल लोकेशन से स्टार्ट हुआ था, एज ए हेल्थ क्राइसिस के रूप में स्टार्ट हुआ था, वो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया है हाल फिलहाल की हिस्ट्री में। बहुत लंबे लंबे लॉकडाउन्स रहे सभी कंट्रीज़ ने जो किए हैं, इससे इकोनॉमिक डिस्रप्शंस हुए हैं डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो शायद नेगेटिव हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। इकोनॉमिस्ट कंपेयर कर रहे हैं पैंडमिक इंड्यूस रिसेशन को ग्रेट डिप्रेशन से। तो ऐसे में जो इम्पोर्टेंस है डेटा की डिसीजन मेकिंग में उसको ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। हेल्थ क्राइसिस जब वहाँ जहाँ पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, ऐसे में जो क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उसको हमें इस तरह से बनाना होगा जिससे कि हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें पैंडमिक के। डिसीजन जो है ज़्यादा, जैसे कि कितना वेंटिलेटर्स और चाहिए, कितना हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करना है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लाइफ और लाइवलीहुड के ऊपर। इसीलिए डिसीजन मेकिंग बहुत सही होनी चाहिए, यहाँ पे हम फेल नहीं हो सकते। ज़रा सा भी मिसकैलकुलेशन हुआ, बहुत बड़ी जो कॉस्ट है वो लाइफ और लाइवलीहुड के रूप में देनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो जो स्टेक्स इतने हाई हैं, ऐसे में गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को रिलायबल रियल टाइम डेटा चाहिए जिससे कि क्विक और इफेक्टिव डिसीजन वो बना सके। या फिर क्या उनके पास ऐसा डेटा है? अगर हम देखें रियल टाइम हेल्थ और डिसीज डेटा की, तो बहुत सारी कंट्री ने अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को लॉन्च किया है, जैसे इंडिया ने आरोग्य सेतु को लॉन्च किया है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना जो है एक ऐप यूज़ करता है जो कि कलर कोडिंग करता है लोगों की उनके रिस्क इन्फेक्शन के बेसिस पर। बट उसके अलावा वो जो है ट्रैवल पास के रूप में भी एक्ट करता है, जिससे कि लोग पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर पाएँ। कुछ सिमिलर जो है आरोग्य सेतु के साथ भी एनविसाज किया गया है। हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप है वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फेक्शन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा ये हेल्थ इंडिकेटर्स को भी देखता है, डेटा उसका कलेक्ट करता है और उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करता है जो तो रिस्क पर हैं, रिस्की जिनका बिहेवियर है, या फिर वो जो ऑलरेडी पॉजिटिव पाए जाते हैं आरोग्य इससे कोविड से। इसी तरह से अगर यूके की बात करें तो यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप किया है एग्जिस्टिंग डेटा सेट के बेसिस पर, जिससे कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि डिमांड कितनी होगी आईसीयू की और वेंटिलेटर्स की। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए हमारे पास ऐप है, बट अगर हम इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक आउटकम को समझने के लिए कोई भी ऐप नहीं है या कोई ऐसा डेटा नहीं है, अनअवेलेबल है डेटा, क्योंकि डेटा था ही नहीं हमारे पास। इकोनॉमिस्ट और डिसीजन मेकर को इसीलिए ट्रेडिशनल इंडिकेटर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइमलीनेस की, ग्रैन्युलैरिटी की और डिफ़िकल्टी ऑफ कलेक्शन, साथ साथ रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उतने अच्छे नहीं हो सकते। सबसे पहला जो डिसरप्शन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का कॉज हुआ है। रूटीन डेटा कलेक्शन जो है और ग्रोथ फोरकास्ट वो डिफ़िकल्ट बन गया है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टेड है। इसीलिए जो इंडिकेटर्स थे, जैसे कि इन्फ्लेशन के इंडिकेटर हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। एक रिसेंट आर्टिकल ने ये स्टेट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बाकी वेज को एक्सप्लोर कर रही है जिससे कि इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट किया जा सके। प्रवीण श्रीवास्तव जो कंट्री के चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जो है हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें।
ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब कुछ और तरीके से हम डेटा कलेक्शन करें जिससे कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो आगे निकलती रहे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होते क्योंकि इनकी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इनको कलेक्ट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इनको कंप्यूट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये डेटा काफ़ी लेट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वार्टरली डेटा की भी बात करें तो जो क्वार्टर ख़त्म होने के कम से कम 4 से 8 हफ्ते के बाद रिलीज होता है डेटा। ऐसे में हमें जो है एक फेयर पिक्चर नहीं मिलती इस इकोनॉमिक स्टेट की, इसीलिए ये नियर इम्पैक्ट को गॉज करने में सफिशिएंट नहीं होते और इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनल जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमेशा ज्योग्राफिकली ग्रैनुलर डेटा नहीं कलेक्ट करके देते, मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि किस पर्टिकुलर स्टेट की क्या कंडीशन है। तो हमें सिटी लेवल डेटा या डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सिटी लेवल जीडीपी एक हॉट टॉपिक था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की थी अपने ड्राफ्ट पेपर में। फरवरी 2019 में ये ड्राफ्ट पेपर इशू किया गया था। तो जो करंट गैप्स हैं इनको जो है फिल करने के लिए हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा ग्रैनुलर इकोनॉमिक डेटा होना चाहिए जो कि डिसीजन मेकर्स को हेल्प कर सके कि वो एक रियल टाइम और लोकलाइज अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें प्रॉब्लम्स की, और उसी हिसाब से वो पॉलिसी मेजर्स जो है डिज़ाइन कर सकें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें और कोर्स करेक्शन कर सकें ज़्यादा इफिशिएंटली। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो जैसे कि लॉकडाउन का डिसीजन हो गया, रीएलोकेशन हो गया एसेंशियल सप्लाईज का, ये सारे जो डिसीजन होंगे ये बेटर तरीके से हम ले पाएंगे और उसके साथ साथ हम अपनी रिकवरी को भी बेटर कर पाएंगे, मतलब अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के रोड पे भी हम जल्दी पहुंच पाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक अच्छा मॉडल होगा कि हम ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स को कंबाइन कर दें। कुछ कंट्रीज एक्सपेरिमेंट कर रही हैं नए इंडिकेटर्स को यूज़ करके, जैसे कि जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कैप्चर किया जाता है और वो ज़्यादातर जनरेट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो इसको यूज़ करके जो है गवर्नमेंट्स स्टेट ऑफ इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रही हैं जनरल में, और इन पर्टिकुलर वो क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है कोविड-19 का क्या होगा। ये इंडिकेटर्स बहुत सारे डेटा के ऊपर बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के ऊपर, रोड ट्रैफिक के ऊपर। ये भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कंप्लीट और रिलायबल पिक्चर अपने आप में नहीं देते, बट अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ देखा जाए, एज अ होल अगर देखा जाए तो इनसे हमें एक काफ़ी अच्छी पिक्चर मिल सकती है इकोनॉमिक स्टेट की। अब देखिए कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेटर बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी इनसाइट इकोनॉमिक ट्रैकर, ये यूएसए के द्वारा यूज़ होता है। यहाँ पे मेथडोलॉजी है कि रियल टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को शो करता है, जैसे कि लार्ज क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर्स, पेरोल फर्म्स, जॉब पोस्टिंग एग्रीगेटर्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग कितनी है, जॉब पोस्टिंग कितनी है, रेवेन्यू कितना है स्मॉल बिजनेसेस का। इस सब को एग्रीगेट किया जाता है प्राइवेट सेक्टर से, जिससे कि हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके यूएस की इकोनॉमी की और इसको ट्रैक किया जा सके। ये इंडिकेटर डेली बेसिस पे मिल पाता है तो हमें ये यूएस से जो है आसानी से अपनी पॉलिसी मेकिंग कर सकेगा क्योंकि उसके पास डेटा डेली अवेलेबल है। कोविड-19 इकोनॉमिक डेटा ट्रैकिंग बाय फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस, ये भी यूएसए के द्वारा निकाला जाता है। ये कॉम्बिनेशन है डैशबोर्ड का जहाँ पर यूएसए जो है हाई फ्रीक्वेंसी फिनेंशियल मार्केट वेरिएबल्स को कलेक्ट करता है और उसको जो है मंथली इंडिकेटर्स के साथ साथ यूज़ करता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर हो गया, ये मंथली इंडिकेटर है, एम्प्लॉयमेंट को मंथली बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट को, और की बिजनेस और कंज्यूमर सर्वेस के थ्रू ये जो है इकोनॉमिक डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये मंथली बेसिस पे यहाँ पर डेटा अवेलेबल होता है। फिर कैपिटल इकोनॉमिक्स डेटा, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये एक डैशबोर्ड है कि जो कि शो करता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड-19 का किसी डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसा है। ये डेली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इस तरह का डेटा पब्लिश करती रहती है। फिर कंज्यूमर सर्वे फॉर कोविड-19 बाय द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ क्लीवलैंड, अगेन ये आपका यूएस बेस्ड सर्वे है। ये सर्वे है जो कि कैप्चर करता है कंज्यूमर के बिलीफ और एक्सपेक्टेशन किस तरह से चेंज हुई हैं पैंडेमिक के अनफोल्ड करने के साथ साथ यूएसए में। तो ये वीकली बेसिस पर डेटा देता है, तो वीकली बेसिस पर कंज्यूमर परसेप्शन को ये शो करता है। इससे हमें जो है कंज्यूमर साइड की डिमांड साइड को हम जो है गॉज कर सकेंगे। फिर फाइनेंशियल
टाइम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, ये चाइना जो है पब्लिश करता है। ये रियल टाइम इकोनॉमिक इंडेक्स है चाइना का, जो कि 6 डेली इंडस्ट्री बेस्ड डेटा सीरीज को पब्लिश करता है, जिसमें देखा जाता है रियल एस्टेट फ्लोर स्पेस की सेल्स कैसी है, ट्रैफिक कंजेशन कैसा है सिटीज़ के अंदर, कंजम्पशन का कैसा है, कंटेनर फ्राइट कितना मूवमेंट है, बॉक्स ऑफिस पर कितना जो है बॉक्स ऑफिस पर जो है मूवीज़ किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, एयर पॉल्यूशन कैसा है 10 बड़ी सिटीज़ में। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं, और ये डेली बेसिस पे डेटा जो है मिलता है। फिर ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, यूके जो है इस डेटा को पब्लिश करता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल इंडिकेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं यूके के द्वारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्सेज, बिग डेटा, रैपिड रिस्पांस सर्वेज और एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके डेटा जो है जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर वीकली डेटा दिया जाता है या फिर 2 वीक का डेटा कंबाइन करके दिया जाता है। वीवैंक्स AI मूनशॉट चाइना, अगेन ये चाइना का इंडिकेटर है। ये डीप लर्निंग सिस्टम है जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को देखता है सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, जिससे कि चाइना की रिकवरी देखी जा सके नोवल कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद। तो ये वीकली बेसिस पर स्टील का जो डेटा है वो कैप्चर करके देता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन कौन से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकता है। देखिए, कन्वेंशनल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव और प्रॉक्सी इंडिकेटर्स हैं जो इंडिया में एक्सप्लोर किए गए हैं। ज़्यादातर ऐसे इंडिकेटर्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अवेलेबल हैं और ग्रैनुलर लेवल पर भी अवेलेबल हैं, मतलब छोटे लेवल पर भी अवेलेबल हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर होगा कंज्यूमर सर्वे कॉन्फिडेंस सर्वे का। यहाँ पे सर्वे किया जाए 5100 रिस्पॉन्सेज, मतलब हाउस होल्ड्स का, जिससे कि उनकी परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन की गॉज की जा सके, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो गॉज किया जा सके, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन और उनकी अपनी इनकम और स्पेंडिंग ये जो है गॉज किया जा सके। ये क्वार्टरली बेसिस पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्वार्टरली बेसिस पर ये डेटा दिया जाता है। डेटा सोर्स है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, डेवलपर इसका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डेटा ये जो है सिटीज़ से कलेक्ट होता है। दूसरा आपका रियल एस्टेट एक्टिविटी है। ये सेल्स ग्रोथ को देखता है रियल एस्टेट कंपनीज़ का। इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है गूगल सर्च डेटा को यूज़ कर के बेसिस पर। तो ये क्वार्टरली बेसिस पर जो है पब्लिश होता है। गूगल सर्च डेटा को यूज़ किया जाता है। अगेन RBI इसको जो है पब्लिश करता है, और ये नेशनल लेवल पर इंडिकेटर है, नेशनल लेवल का इंडिकेटर है ये। फिर बिजनेस कंडीशंस इंडेक्स, ये रियल टाइम मेजरमेंट है बिजनेस कंडीशन का। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि यील्ड कर्व, टर्म प्रीमियम एट डेली फ्रीक्वेंसी, इनिशियल क्लेम्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये वीकली लेवल पर देखे जाते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑन नॉन एग्रीकल्चरल पेरोल, ये जो है मंथली बेसिस पर देखा जाता है। रियल GDP क्वार्टरली फ्लो वेरिएबल, ये मंथली बेसिस पर ये डेटा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। अगेन ये RBI बनाता है और नेशनल लेवल पर ये डेटा कैप्चर होता है। फिर आपका नेक्स्ट है डायनेमिक फैक्टर मॉडल। ये क्वार्टरली GDP जो है डायनेमिक फैक्टर मॉडल बेसिस पे बनाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डायनेमिक बेसिस पे मॉडल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स को रिलेट करते हैं, और ये GDP से कोरिलेट करता है। ये आपका क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश होता है। इसमें बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। RBI इसको पब्लिश करता है, नेशनल लेवल पर इसको पब्लिश किया जाता है। फिर आपका टेक्स्ट बेस्ड इकोनॉमिक इंडेक्स है। यहाँ पे इकोनॉमिक इंडाइसेस जो कि बेस्ड हैं प्रपोर्शन ऑफ इकोनॉमी पर, जो कि फिनेंशियल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, सेंटिमेंट जो न्यूज़पेपर का है, आर्टिकल्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, और इंटरनेट सर्च टर्म्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उनको देखा जाता है। ये डेली बेसिस पर ये डेटा हमारे पास आता है, और न्यूज़पेपर इंटरनेट सर्च के थ्रू ये डेटा कैप्चर किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। अगेन ये नेशनल लेवल का आपका डेटा कैप्चर किया जाता है। फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है। यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन को एसेस करने के लिए हम कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन में और एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ में। डेली बेसिस पर ये डेटा आता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसको पब्लिश करते इससे ये डेटा लिया जाता है, और नेशनल और सब नेशनल लेवल पर ये डेटा अवेलेबल है।
फिर हमारा सैटेलाइट इमेज बेस्ड इकोनॉमिक इंडेक्स है। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को हम एसेस करते हैं विलेजेस में सैटेलाइट इमेज को देख करके। ईयरली बेसिस पर ये डेटा कैप्चर होता है और यहाँ पर गूगल अर्थ इंजन को जो है यूज़ किया जाता है। नीति आयोग और IIT मुंबई जो है मिलकर इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा अवेलेबल हो पाता है। अब लिमिटेशंस क्या है इन ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स की? देखिए, ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स एक स्नैपशॉट देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का हायर फ्रीक्वेंसी पर, बट ये अपने आप में रिलायबल नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स के, और ये जो है जो आपके ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं ये बेंचमार्क्ड होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं और इकोनॉमिक, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टाइज से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं इनको सेलेक्ट करना होगा पूल, जो हमारे पास पोटेंशियल इंडिकेटर्स जो हमने अभी ऊपर देखे उनके पूल से हमें कुछ ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करना होगा और उसमें हमें ये देखना होगा कि ये सारे जो इकोनॉमी के अलग अलग फेसेस हैं उनको कैप्चर कर सकें और फिर इनकी बेंचमार्किंग भी हो सके ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स के साथ। इनको कंपेयर करने के लिए हमें जो है देखना होगा कि बायसेस के कौन कौन सी हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने में, और कंस्ट्रक्ट एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं जिससे कि ये रिप्रेजेंट कर सकें, जितना मैक्सिमम हो सके इनको कंबाइन करके हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं मॉडल कर पाएँ या रिप्रेजेंट कर पाएँ। लिमिटेशन है डेटा अवेलेबिलिटी की, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर केवल जो है कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफी या सिटीज़ के लिए ही अवेलेबल हो पाते हैं, तो इसीलिए नेशनल लेवल का डेटा जो है कैप्चर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब हमें अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स के साथ वर्क करना है तो हमें ये देखना ज़रूरी होगा कि हमारे पास क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे कि इनको जो है हम रोबस्ट बना सकें। साथ साथ ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हों, जिस इंडिकेटर को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करते हों, और उसके साथ साथ हमें इन इंडिकेटर्स की लिमिटेशन को भी देखना होगा, स्टेट करना होगा, जिससे कि हम समझ सकें कि ये डेटा एक पर्टिकुलर लिमिटेड डेटा है और इस डेटा को हम जो है आगे जो है हम एक्सपोलेट नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है डेटा की। कुछ पोटेंशियल हाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP कोर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, स्टील प्रोडक्शन है, सीमेंट प्रोडक्शन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डेली बेसिस पे कैप्चर किया जा सकता है, स्टील प्रोडक्शन मंथली बेसिस पर, सीमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगेन मंथली बेसिस पर हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। कंजम्पशन को कैप्चर करने के लिए IIP हम कंज्यूमर गुड का कैप्चर कर सकते हैं और ऑटो सेल्स देख सकते हैं। अगेन ये हमें कंजम्पशन के लेवल को गॉज कराने में मदद करेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो CMIE देता है वहाँ से हम देख सकते हैं। उसको अगर हम कंबाइन करें मनरेगा के एम्प्लॉयमेंट से तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक सही अंदाज़ा हो सकता है और छोटे टाइम पीरियड में ही हो सकता है। इन्फ्लेशन को कैप्चर करने के लिए CPI होगा। फिर क्रेडिट और फिनेंस को कैप्चर करने के लिए बैंक क्रेडिट ग्रोथ, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट, ये चार जो है पोटेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिनको कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ और डेटा जो हम डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं वो पॉल्यूशन लेवल्स है जो ऑलरेडी यूज़ किया जाता है, डेली बेसिस पर इसको कैप्चर कर सकते हैं। रोड ट्रैफिक को देख सकते हैं, कम्युनिटी मोबिलिटी को देख सकते हैं और नाइट टाइम लाइट सैटेलाइट इमेजरी को देख सकते हैं। ये हमें दिखाता है अगर लोअर नाइट टाइम लाइट इमेजरी होगी तो इसका मतलब लो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर हाई नाइट टाइम लाइट इमेजरी होगी तो इसका मतलब हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग पोटेंशियल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके यूज़ करके कुछ ना कुछ हम इंटरप्रिटेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अच्छे पोटेंशियल इंडिकेटर्स हैं, ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स डेटा गैदरिंग और कंप्यूटेशन प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स जैसे कि GDP को रिडंडेंट बना देते हैं। तो इसीलिए हमें जो है इस लैग और ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट के गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स जो देता है उसमें डिस्ट्रस्ट भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम ट्रेडिशनल इंडिकेटर को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स से, जिससे कि हमें रियल टाइम डेटा मिल सके इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशन के बारे में। इम्प्रूव करने के लिए हमें इन ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल बनाना होगा और जो कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उसके साथ साथ रेलेवेंट प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको एक साथ वर्क करना होगा, जिससे कि लिमिटेशंस को ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया जा सके और बेटर स्टडी रिप्रेजेंटेटिव और बेंचमार्क्ड प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जो है डेवलप किए जा सकें। साइमल्टेनियसली हमें और पुश करना होगा कि रोबस्ट और फ्रीक्वेंट और लोकलाइज जो है ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स जो है डेवलप किए जाएँ।
यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डैशबोर्ड की बात भी की गई है कि अगर हम एक डैशबोर्ड को डेवलप कर लेते हैं जो कि कैप्चर करता है अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रियल टाइम में, तो इससे पॉलिसी मेकर्स को बेहतर और मोर टारगेटेड और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में मदद मिलेगी, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल पर। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल आपको बताता है कि अगर हमें डिलिनेटेड बॉर्डर है तो किस तरह से हमें जो है डील करना चाहिए। गलवान का जो फेस ऑफ है उससे जो है फोकस यहाँ पर आता है कि हमें रिजॉल्व करना है और ना कि मैनेज करना है डिफरिंग परसेप्शंस को। परसेप्शंस डिफर करती हैं और आपने उनको अभी के लिए मैनेज कर दिया तो क्या होगा कि आगे भी आपके जो डिस्प्यूट्स होंगे वो रिजॉल्व नहीं होंगी और डिस्प्यूट्स चलती रहेंगी। तो रूट क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग का, यहाँ पे जा करके इस रूट को कॉज को जो है रिजॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया और नेपाल की, तो ये जो है लाई करती है ट्रीटी ऑफ सगौली के ऊपर। ट्रीटी ऑफ सगौली में जो है देखिए वहाँ पे कोई मैप नहीं अटैच किया गया था, इस वजह से जो है इंटरप्रिटेशंस में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नेगोशिएटर को ये आइडिया नहीं था कि ज्योग्राफी क्या है एरिया की। बस उनको ये पता था कि जो हिंदूज़ हैं जब वो मानसरोवर जाते हैं तो वो ये जो स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर काला पानी की, इनको जो है काली रिवर का सोर्स मानते हैं। तो ये एज्यूम करके काला पानी को जो है सोर्स माना गया काली रिवर का और बोल दिया गया कि जो भी टेरिटरी इसके वेस्ट में लाई करती है वो इंडियन टेरिटरी होगी और जो भी ईस्ट में लाई करती है वो आपकी जो है नेपाली टेरिटरी होगी। तो ट्रीटी ऑफ सिगौली 1816 में जो है नेगोशिएट हुई थी, 1816 में ये अप्लाई हो गई थी। इसने एंडो नेपलीज वॉर को जो है ख़त्म कर दिया था और ये बोला था कि जो काली रिवर है ये नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर मार्क करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। डिमार्केशन को जो है अंडरटेक किया गया था WJ वेब के द्वारा और बाद में इसको जो है पूरा बयान्स रीजन कवर कर लिया गया था। इसने ईस्ट और वेस्ट का पूरा जो रिवर का रीजन था वो इसने कवर किया था। ऑन ग्राउंड इसने ये देखा गया था कि ट्रेडिशनली कुमाऊँ जो था वो नेपाल का पार्ट था, वो जो है ट्रेडिशनली जो बयान्स है वो कुमाऊँ का पार्ट था और उसको जो है 25 साल पहले ऑक्यूपाई कर लिया था नेपाल ने। तो ये चीज़ जो है इसीलिए जो कुमाऊँ का पार्ट था वो कुमाऊँ को रिटर्न करके वो इंडिया का पार्ट में मिला दिया गया था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। 1817 में नेपाल ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया ब्रिटिशर्स को ये क्लेम करते हुए कि जो भी एरियाज़ ईस्ट रिवर के लाई करते हैं वो नेपाल के हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली और जो विलेज थे तिनकर और छगरू के वो जो है नेपाल को ट्रांसफ़र कर दिए थे और डिवाइड कर दिया था बयान्स के एरिया को। पहले क्या था कि देखिए काली रिवर को एज अ बाउंड्री माना, जो भी पार्ट इसके वेस्ट में था वो इंडिया का हुआ, जो भी पार्ट इसके ईस्ट में था वो नेपाल का हुआ। बट ट्रीटी ने साथ साथ बयान्स का जो रीजन था चाहे वो वेस्ट का हो और ईस्ट का हो उसको जो है कुमाऊँ का हिस्सा मानते हुए वापस इंडिया में जोड़ दिया था। बट जब रिप्रेजेंटेशन दिया नेपाल ने और नेपाल ने कहा कि आपने बोला था कि काली रिवर जो है ये बॉर्डर होगी, तो काली रिवर के ईस्ट में कुछ जो बयान्स के एरिया हैं वो हमारे होने चाहिए। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके तिनकर और छगरू को ये जो है नेपाल को दे दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बयान्स एरिया है उसको डिवाइड किया गया था। ड्रेनेज जो काला पानी और लिपू लेक की थी इनको पूरी तरह से ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर माना गया था और ये स्टेट किया गया था कि जो आपकी स्प्रिंग्स हैं काली रिवर वहाँ से जो है चलती है, मतलब काला पानी के जस्ट नीचे जो स्प्रिंग्स है वहाँ से जो है काली रिवर फॉर्मुलेट निकलती है। जो हेड वाटर से काली रिवर का ये निकलता है और यही जो है आपकी बाउंड्री होगी नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल ने बाद में जो है क्लेम किया था कुठी वैली के लिए और जो कि वेस्ट में लाई करता है, ये स्टेट करते हुए कि कुठी यंगटी स्ट्रीम जो कि वेस्टर्न ब्रांच है हेड वाटर की, उनको जो है मेन काली रिवर कंसिडर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है WJ वेब ने बामशाह जो कि गवर्नर ऑफ डोमटी, मतलब कि जो नेपाल की तरफ से नेगोशिएटर थे इस ट्रीटी के, उनको ये बताया था WJ वेब ने, क्योंकि ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से नेगोशिएटर थे। इन्होंने कहा कि जो छोटी स्ट्रीम्स हैं काला पानी से जो फ्लो होती हैं उनको हमेशा से रिकॉग्नाइज किया गया है मेन ब्रांच काली रिवर का और इसी वजह से उसको नाम जो है काली दिया गया है। ब्रिटिश ने रिटेन किया कुठी वैली और लिम्पीधरा पास को।
पहला जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे नेपाल के, एडवर्ड गार्नर, उन्होंने ये लेआउट किया नेपाल दरबार में अपने करस्पॉन्डेंस में कि यहाँ पे जो लिम्पीधुरा है ये इंडिया का पार्ट है, और जो हम काली रिवर की बात कर रहे हैं, जो हमने ट्रीटी में काली रिवर की बात की है, वो हमारी जो हेड स्ट्रीम से काला पानी स्प्रिंग के नीचे वाली, वहाँ से जो हेड स्ट्रीम वेस्टर्न हेड स्ट्रीम निकलती है उसको काली बोला गया है। इसीलिए जो वो होगी आपकी काला पानी जो होगा वो जो है एज ए जंक्शन, एज ए बाउंड्री के रूप में काम करेगा। तो ये चीज़ जो है मैटर को उस वक्त कंसिडर मान लिया गया था, और जो लो लाइंग एरियाज थे काली और गोरखपुर के बीच में, उनको सीड कर दिया गया था 1815, जो सीड किए गए थे 1815 में नेपाल के से जो है सीड करके इंडिया में दे दिए गए थे, उनको वापस नेपाल में रीस्टोर कर दिया गया बाय ट्रीटी ऑफ 1860। तो एस्टेब्लिश करने के लिए बाउंड्री इनिशियली डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा जो है हर साल ट्रैवल करते थे लिपू लेक को, जिससे कि ट्रेड को ओपन किया जा सके। बयान्स की जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो लाइन ऑफ वाटर के रूप में स्टेट की जाती थी, और जो कि इंडिया और हंडीज मतलब नेपाल को पार्ट करती थी। तो 1863 से 1873 के बीच में क्या हुआ कि जो वहाँ पे देखिए सही से पहले मैप नहीं बनाए गए थे, तो 1863 से 1873 के बीच में सारे मैप करेक्शन के लिए जितने भी वहाँ पे खेत वेत थे सबका मेजरमेंट लिया गया, और फिर बाद में जो है उनको सही से जो प्रॉपर मैप्स हैं उनको स्केची मैप्स को रिमूव करके सही एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जो मैप्स हैं वो इशू किए गए थे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि जो स्केची मैप है उनको करेक्ट किया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्ट नहीं की थी बाउंड्री को, बस जो आपकी जैसा कि नेपाल एलिज करता है, बल्कि मैप्स को सही किया था। अब एग्री ट्राई जंक्शन की अगर हम बात करें, 1905 में चार्ल्स ए शेरिंग जो कि डिप्टी कमिश्नर थे अल्मोड़ा के, उन्होंने अपने ट्रैवल्स में लिपू लेक के अक्रॉस जब वो ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने जो है रिकॉर्ड किया था कि वो उन्होंने कैंप किया है काला पानी पर, और उसके जो आधे दर्जन जो स्प्रिंग्स थे उनको नोट किया था, और जो नेपाल की बाउंड्री थी तिनकर पास पर वो भी उन्होंने जो है लिखी हुई है अपनी डायरी एंट्री के अंदर। ट्रेड जो उन्होंने लिखा हुआ कि लिपू लेक के थ्रू जो ट्रेड होता है वो 26,000 पाउंड्स का एनुअली होता है, और ये 10 गुना बढ़ गया है 1816 के कंपैरिजन में, और इस ट्रेड को जो है ब्रिटिशर्स रेगुलेट कर रहे थे। सिमिलरली अगर आप 1954 का ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये मेंशन करता है कि लिपू लेक एक पास होगा जिसको ट्रेड के लिए यूज़ किया जा सकता है, और पिलग्रिमेज ट्रैफिक के लिए भी इस पास को यूज़ किया जा सकता है। एक पुलिस पोस्ट जो है इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया के द्वारा काला पानी पर 1956 में। चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी जो 5 अक्टूबर 1961 को हुई है, उसने अपने आर्टिकल 1 में स्टेट किया है कि चाइनीज़ नेपालीज बाउंड्री जो है वो स्टार्ट होगी पॉइंट जहां पर वाटरशेड है काली रिवर और तिनकर रिवर का मीट करती है, और वाटरशेड बिटवीन ट्रिब्यूटरी ऑफ मापचू मतलब जो कर्णाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो एक हाथ पर, और दूसरे हाथ पर तिनकर रिवर जो मीट करती है, यहाँ से जो है नेपाल और चाइना की बाउंड्री मीट होगी। सिमिलरली चाइना नेपाल बाउंड्री प्रोटोकॉल जो कि जनवरी 20, 1963 में आया है, वो इस्टेब्लिश करता है कि परमानेंट बाउंड्री मार्कर्स जो कि नंबर किए गए हैं 1 से 79 तक सीरियल ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट, जो पहला इसका नंबर है वो आपका तिनकर से बिगिन होता है, तिनकर जो कि बॉर्डर है चाइना और नेपाल के बीच में। तो ये जो तिनकर है ये अगेन काला पानी से साउथ में लाई करता है, मतलब वेस्ट में लाई करता है, नॉट साउथ, वेस्ट में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन इन नेपाल और चाइना की जो बाउंड्री सेटलमेंट है उसमें चाइना ने अगेन जो है तिनकर को एरिया को अपनी बाउंड्री माना है। काला पानी को हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इतने सारे ट्रीटी और एग्रीमेंट्स में चाइना ने नेपाल ने उसको अपना पार्ट नहीं माना। अब इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल लॉ के हैं वो ब्रिटिश और इंडिया के क्लेम को सपोर्ट करते हैं। बॉर्डर्स को एस्टैब्लिश किया जाता है पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के थ्रू। डीलिमिटेशन जो है स्पेसिफिक मीनिंग दे देता है किसी वर्बल प्रपोजिशन को, डिस्क्रिप्शन को। फॉर एग्जांपल जब हम काली रिवर की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली जब हमने डीलिमिट कर दिया कि ये काली रिवर जो है काला पानी से बिगिन कर रही है, तो ये आपका जो है अगेन यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन दिया है हमने अपने एक पर्टिकुलर वर्ब को। तो इसीलिए और इसको हमने जो है शो किया था। नेगोशिएशंस जो है जब हुए थे उसका हमने डिस्क्रिप्शन जो है ऑन ग्राउंड शो कर रखा है। और डिमार्केशन क्या करता है,
डीमार्केशन जो है, बाउंड्री मार्कर्स को सेट करता है। तो अगर हम लीपू लेक और काला पानी की बात करें और लिम्पी धुरा की बात करें, तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो 1817 में हुआ था उसको एक्ट किया गया है, और उसमें जो है वो एग्रीड अपॉन था, और वो जो है चैलेंज के लिए ओपन नहीं है। ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए रेफर करना होगा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जब ट्रीटी को साइन किया गया था, जब ट्रीटी को कंक्लूड किया गया था। तो इसको कंसिडर करने में जो जनरल सिग्निफिकेंस है मैप की जो कि एविडेंस है नेपाल के क्लेम का, अगर वो एविडेंस जो है इनकंसिस्टेंट है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई क्योंकि डिलिमिटेशन किया गया था उस वक्त, और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन उसके अलावा लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एजर्शन किए गए थे कि ये जो अथॉरिटी है उस एरिया की वो ब्रिटिश इंडिया में लाई करती है। उसके अलावा क्लियर लीगल ग्राउंड्स हैं और रीजंस हैं नेम के करेक्शन के लिए उस मैप में, मतलब कि मैप सीधे सीधे डिलिमिट किया गया था, मैप में बताया गया था क्या चीज़ क्या है। ऐसे में अगर आपको कोई भी उस पर शंका होती है तो आपको जो इंटरप्रिटेशन है ट्रीटी के हिसाब से उनको जो है अप्लाई करना होगा। तो अब क्या है कि जब नेपाल इस एरिया में असर्टिव बनता जा रहा है, और नेपाल का जो सेलेक्टिव रेफरेंस है कुछ मैप्स का जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इशू किए थे, ये पहली बार रेस किया गया था 1997 में, जहाँ वाइट पेपर लिखा गया था और डिस्कस किया गया था कि बाइनेसिस नेपाल की जो है दिया गया था, और कुछ जो विलेजेस हैं उनको कट करके रेस्ट ऑफ नेपाल से हटा दिया गया था, ऐसा नेपाल का कहना है। बल्कि अभी हमने देखा कि बाइनेसेस को जो है डिवाइड करके नेपाल को वापस किया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि काला पानी जो है आपकी ट्रीटी के अनुसार काला पानी जो है वो बाउंड्री है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि बेशक से बाउंड्री अनडिलिनेटेड हो, पर जो हम टेक्सचुअल रेफरेंसेस में करते आए हैं काम, जो हमारी जो ट्रीटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम ऑन ग्राउंड फॉलो करते आए हैं, और टेक्सचुअल जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने मीनिंग दिया था, वर्बल मीनिंग जो दिया था, वो नेपाल के क्लेम्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह से एक और नीड है कि हमें वाइट पेपर लेकर के आना चाहिए अक्साई चिन्ह पर, जहां पर बॉर्डर डिलिमिटेड नहीं है। रिजोल्यूशन जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन का पार्ट होता है, और ओवरलैपिंग जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं उनको ग्रॉसली इनएडिक्वेट सब्सटीट्यूट होते हैं बाउंड्री पिलर्स के। सिविलाइजेशनल स्टेट्स को रिलाई करना चाहिए पावर ऑफ परसुएशन पे, जिससे कि कोई भी अगर मिस एप्रीहेंशन रह गया है कॉलोनियलिज्म का, उसको जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स और डिप्लोमेसी, सबमिट डिप्लोमेसी के बेसिस पे सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है द लोन वुल्फ थ्रेट। इसमें हमें पहला जो वो है आपका पैराग्राफ वो पढ़ना नहीं है, हमें सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। अब देखिए लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं। जब कोई इंडिविजुअल अकेला जो है किसी एरिया को अटैक करता है रैंडमली, उसको हम लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। लोन वुल्फ मतलब अकेला जो चल के आ गया। अब देखिए बहुत सारे आपने ऐसे अटैक देखे होंगे जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी लोगों के ऊपर जो है कार चढ़ा दी, या फिर बहुत सारे लोगों को सबवे में स्टैब कर दिया। ये एग्जाम्पल हैं लोन वुल्फ अटैक के। तो लोन वुल्फ अटैक में एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल्स अपने बिलीफ को ट्रांसलेट करते हैं वायलेंट एक्शन में, और इसको जो है काफ़ी हार्ड है डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और अगर प्लानिंग होती भी है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है प्लानिंग का, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, पर्सन अकेला एग्जीक्यूट करता है प्लान, और वो प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है। तो इसीलिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। कोऑर्डिनेटेड जब टेरर अटैक होते हैं तो जो कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं प्रिपरेटर्स को, और इसीलिए उनको जो है देखना और उनको जो है टैकल करना इजी हो जाता है। अगर हम यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस विंग है, इन्होंने बहुत सारे जो टेरर अटैक्स हैं 2005 के बाद उनको फॉइल किया है। लंदन बॉम्बिंग्स के बाद, लंदन बॉम्बिंग्स में 552 पीपल मारे गए थे और 700 जो है इंजर हुए थे। यूके की अगर हम बात करें, स्पेशली लंदन की अगर हम बात करें, तो इसने जो है लो टेक्नोलॉजी लोन अटैक्स को काफ़ी फेस किया है 2005 के बाद, जहां पर अटैकर ने या तो व्हीकल को यूज़ किया लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर नाइफ अटैक्स किए हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस टैक्टिक को जो है काफ़ी यूज़ करने के लिए बोला है अपने फॉलोअर्स को कि वो इस टैक्टिक को यूज़ करके वायलेंस फैलाएं उन कंट्रीज़ में जहां पर कोऑर्डिनेटेड और बड़े अटैक करना इम्पॉसिबल है।
जब टेरिटरीज जो कि ये कंट्रोल करता था, इराक और सीरिया, आईएसआई जब ये कंट्रोल करता था इन टेरिटरीज़ को, और जब ये श्रिंक होने लगी टेरिटरीज, तो यहाँ पे 2015 और 16 में इस्लामिक स्टेट ने अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप इस तरह के जो अटैक्स हैं, लोन वुल्फ अटैक हैं, उनको वेस्टर्न सिटीज़ में कीजिए, जिससे कि वेस्टर्न सिटीज़ जो है डर जाएं और अपनी एलिजियंस जो है डिक्लेयर कर दें खलीफ को। 2017 में खालिद मसूद जो कि एक ब्रिटिश सिटीज़न था, उसने जो है कार को ड्राइव किया पेडेस्ट्रियंस के ऊपर, लोग जो पैदल चल रहे थे उनके ऊपर, पेवमेंट पे जितने भी लोग थे उनके ऊपर, और वेस्टमिनिस्टर में ब्रिज में जो है उसने एक स्टैब कर दिया था एक पुलिस ऑफिसर को भी। उसने ओवरऑल 6 लोगों को मार दिया था और 40 लोगों को इंजर किया था। उसके बाद जो है अल्टीमेटली पुलिस ने उसको गन डाउन कर दिया था। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस तरह के कुछ नाइफ अटैक्स को 2013 के बाद और भी फाइल किया है। उसमें एक सोल्जर ली रिग्बी वो भी मारा गया था। उसके बावजूद भी जो लोन वुल्फ अटैक्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं सिक्योरिटी चैलेंज पोज करना पब्लिक को एज वेल एज गवर्नमेंट को। सभी जो नाइफ अटैक्स हैं उसमें अटैकर्स जो है वो एजेंसीज के नोन थे। पिछले लास्ट 3 नाइफ अटैक्स में अटैकर्स को एजेंसीज को जानते थे या एजेंसीज अटैकर को जानती थी। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी को मल्टी जो है प्रॉन्ग्ड अप्रोच यूज़ करनी होगी, जिससे कि वो रेडिकलाइजेशन को टैकल कर सकें। देखिए मेन रीज़न जो लोन वुल्फ अटैक का है वो है कि उनका दिमाग रेडिकलाइज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एजेंसीज को रेडिकलाइजेशन को टोन डाउन करना होगा, रेडिकलाइजेशन को टैकल करना होगा, और इसको टैकल करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखना होगा। उसके अलावा कम्युनिटीज़ के साथ जो है स्ट्रॉन्ग टाइज एसोसिएट करनी होगी और कम्युनिटी लीडर्स को यूज़ करके डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाने होंगे। गाइस ये जो आर्टिकल था ना, यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आता है, टेररिस्ट इशू आता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है वो लेना होगा रेडिकलाइजेशन के लिए, जिसमें जो एंकर होना चाहिए ह्यूमन इंटेलिजेंस में, जिसकी स्ट्रॉन्ग टाइज हो कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी लीडर्स के साथ, और साथ साथ जो है डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स अंडरटेक करने होंगे। तो बस इतने के लिए हमारा ये जो आर्टिकल था वो इम्पॉर्टेंट था। साथ साथ हमें ये भी देखना था कि लोन वुल्फ अटैक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक नया सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं जिसको टैकल करना काफ़ी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखना है विजिलेंस पैरामाउंट। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है विजिलेंस पैरामाउंट। तो देखिए स्टेट्स जो है वो टैकल कर रहे हैं स्टेट वायरस को डिफरेंटली। इंडिया के स्टेट्स की बात की जा रही है, बट वो एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं जिससे कि वायरस को इफेक्टिवली एज ए कंट्री हम हरा सकें। जून 20 एक महीने के बाद जून 20 को जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारा जो माइलस्टोन है वो ऑलमोस्ट 4 लाख केसेस का ब्रीच हो चुका है। 13 दिन लगे थे हमें डबल करना 1 लाख से 2 लाख केसेस को, और इंडिया ने अनदर जो 1 लाख केसेस हैं वो अगले 10 दिन में ऐड कर दिए थे। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो मई में 4.6% था, ये जून 21 को 7.9% हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पर्टिकुलरली कुछ हॉटस्पॉट एरियाज़ में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में और अहमदाबाद में कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा हैं। मोर्टैलिटी की रेट की अगर हम बात करें तो इनिशियली काफ़ी लो थी, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहली डेथ रिपोर्ट हुई थी मार्च 13 को, और जो फिगर है वो अप्रैल में केवल 1000 जो है क्रॉस हुई थी, बट 3 दिन लगे इसको 1000 और डेथ जोड़ने में। और ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे तो जून 21 को 13,703 डेथ्स थी। तो जो लोअर मोर्टैलिटी फिगर है इंडिया का वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कम है क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है वो भी कम है। ऑलमोस्ट हमारी मीडियन एज 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे उसके अलावा इंडिया के अंदर एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, और हेल्थ केयर सिस्टम जो है अभी फ़िलहाल कोप अप कर पा रहा है केसेस के साथ। तो इसीलिए जो हमारी मोर्टैलिटी रेट है वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में लो है। बट अगेन चिंता का विषय ये है कि इंडिया के अंदर ये भी राइज होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है हमें। उसके अलावा एक जो समस्या है वो ये है कि हमारे जो इवन यंगर पॉपुलेशन है उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। जैसे इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है वो भी जो है अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर भी मोर्टैलिटी का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है।
और वायरस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इंडिया जैसे जैसे अब अनलॉक के फेज़ में है, तो इसीलिए हमें और विजिलेंट होना ज़रूरी है। 3 स्टेट ने बहुत अच्छा कंटेनमेंट किया है। 3 स्टेट्स हैं केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। केरला पूरी तरह से गियर्ड था इस पहले केस के रिपोर्ट होने से पहले ही, बट बाकी 2 स्टेट्स कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग करी है, ट्रैकिंग की है, आइसोलेशन किया है उन लोगों का जो कि इन्फेक्टेड थे और उनके कॉन्टैक्ट्स का। इसीलिए बैंगलोर जो है कहीं ना कहीं बैंगलोर ने फ्लैटनिंग कर दी है कर्व की, और दिल्ली, मुंबई और चेन्नई अभी भी पैंडमिक का एपिसेंटर हैं। महाराष्ट्र ने भी सही अप्रोच अडॉप्ट की थी, जिसने बहुत तेज़ी से एनहेंस किया टेस्टिंग को, ये ना देखते हुए कि नंबर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, रिपोर्टेड केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। एग्रेसिव टेस्टिंग से क्या हुआ, महाराष्ट्र जो है रिमार्केबल कंटेनमेंट कर पाया धारावी में। तो अब धारावी अपने आप में एक मॉडल बन गया है कंटेनमेंट का, जिसको इंडिया यूज़ कर सकता है। उसको अगर आप दिल्ली से कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो दिल्ली ने हर ट्रिक को यूज़ किया था टेक्स्ट बुक में, जिससे कि केसेस और डेथ्स को लो किया जा सके। एक और चिंता का विषय है कि कम केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो यहाँ पे ये सस्पिशन खड़ा होता है उनकी टेस्टिंग और काउंटिंग को लेकर के। बहुत सारे स्टेट्स ने माइग्रेंट वर्कर्स को जो है रिपोर्ट किया है कि वो टेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव अराइवल पे, और ये सोच के बियॉन्ड है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है रिटर्नीज को रिकॉर्ड किया है, वहाँ पे स्पाइक नहीं आई। फीवर क्लिनिक्स और टेस्टिंग जो है लोगों का जहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, वो चेन्नई में बढ़ रही है, जिससे कि चेन्नई के अंदर जो है कंट्रोल किया जा सके। चेन्नई अगेन धारावी जैसे मॉडल को अपनाता हुआ नज़र आ रहा है। तमिलनाडु ने जो समय खो दिया था उसको मेकअप करता हुआ तमिलनाडु अभी नज़र आ रहा है, बट सच्चा कंटेनमेंट जो है काफ़ी डिफिकल्ट होगा और डिपेंड करेगा डोर टू डोर सर्वेलेंस के ऊपर, लार्ज स्केल टेस्टिंग के ऊपर। इन सब रिपोर्टेड केसेस को अगर हम देखें तो गुजरात सिर्फ एक ऐसी प्लेस है जहां पर वायरस केवल एक डेफिनेट लोगों पर जो है डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल के ऊपर जो है अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है, इवन दो टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। तो अगर हमें वायरस को कंटेन करना है, तो अगर नंबर की फजिंग की जा रही है किसी स्टेट में, तो ये नहीं करना चाहिए। नंबर को जो है सही सही रिपोर्ट करने पे ही हम जो है वायरस को कंटेन कर पाएंगे। नंबर्स को हाइड करने से जो है और ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे।